नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो जिज्ञासा है वो सुनील बनर्जी जी की है। इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न के दशम भाव में शनि और चंद्रमा की युति का फल क्या होता है, कृपया बताएं। नौमांश में शनि तुला और चंद्रमा मीन राशि में है। बढ़िया प्रश्न है। प्रिय दर्शकों, इस प्रश्न को जरा समझिए। निसंदेह इसमें ज्यादा विचारणीय नहीं है कि चंद्रमा और शनि की युति है तो ये विषयोग है, लेकिन मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा धनेश होते हैं। धनेश चंद्रमा का दशमस्थ जाकर के होना, मैंने बताया था कि ऐसा जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी बेहद धनवान होता है, सुखद जीवन जीता है। एक दूसरा, शनिदेव इस कुंडली में अष्टमेश तो होते हैं परंतु भाग्येश भी होते हैं, और भाग्येश बनकर के धनेश के साथ युति बनाएंगे कर्म भाव में, तो ये महाधनी योग हुआ। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस शनि चंद्रमा की युति से विषयोग बनेगा जो मानसिक अशांति और परेशानी देने का कारण 100% करेगा। जातक के जीवन काल में यहां तक कि कार्य को विलंबित भी करेगा, लेकिन इसके बावजूद ये महाधनी योग है, और इस महाधनी योग के कारण जातक के पास धन भी पर्याप्त होगा। हमेशा इस बात को समझना है कि जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में बनने वाला दुर्योग अगर किसी पॉइंट विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को कष्ट पहुंचा रहा है तो वो पूरी लाइफ को कष्ट पहुंचाएगा। अब इस जीवन में देखें तो हर चीज कड़ी से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति के पास अथाह धन हो परंतु वो भयंकर मानसिक रोग से ग्रस्त हो या पीड़ित हो, या उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो, उसके परिवार में ऐसी स्थिति बनी हुई हो जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे धन का क्या महत्व। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मन तो उसका शांत है परंतु धन ही नहीं है, तो ऐसे शांत मन की क्या आवश्यकता है जीवन में, इससे भी क्या फायदा। यह भी तो कहीं ना कहीं अशांति वाली बात है। तो देखा जाए तो एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। इस विषयोग के कारण जातक को मानसिक अशांति हो रही, परंतु यह धन योग भी है, यहां पर महाधन योग भी सिद्ध हो रहा है। दूसरी जिज्ञासा शैलजा शर्मा जी की है। इन्होंने पूछा है कि अगर सिंह लग्न में राहु शनि की युति हो, करीबी युति हो, करीबी शब्द का इनका मतलब यह रहा होगा कि अंश से करीब है, और पंचमेश सूर्य बुध शुक्र के साथ 12वें भाव में है और चंद्रमा दूसरे भाव में, तो क्या संतान नहीं होगी। सिंह लग्न और राहु शनि की करीबी युति, अब देखा जाए तो पंचमेश सिंह लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, वो जाकर के सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। राहु शनि की युति का लग्न में होना, क्योंकि यहां पर बैठे राहु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर बनेगी, और संतान भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना यह सत्संतान प्रतिबंधक योग बना। संतान पति का जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठना, हालांकि देखा जाए तो कर्क राशि में उच्च राशि में बैठे हैं, और वो जिसकी राशि में बैठे हैं इनका कहना है कि वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहां यानी परिवर्तन भी है चंद्रमा और बुध का। देखिए, संतान प्रतिबंधक योग तो संपूर्ण रूप से इस कुंडली में नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि संतान भाव पर आपने जितनी परिस्थिति दर्शाई है इसमें केवल एक राहु की दृष्टि दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बाकी के किसी और ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर नहीं है। अब यह देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संतान भाव पर केवल पापक ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि आपके संतान कारक और संतानेश ये उच्च राशि में तो हैं परंतु 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। संतान पति का जाकर के 12वें भाव में होना हमेशा यह मतलब नहीं कि संतान सुख बाधित है। इसका यह मतलब यह कि जातक अपनी संतति से दूर रहे, संतति से उसके बीच विरोध हो या परेशानी हो। लेकिन इसके हर समस्या में 2-3 पॉइंट ही मुख्यतः समझना होता है। अगर मान लिया जाए कि किसी के जीवन काल में संतान का सुख नहीं है तो कई तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। या तो संतान न हो, संतान हो परंतु दूर रहे, संतति हो परंतु रुग्ण रहे, और संतति हो परंतु संबंध बिल्कुल ठीक ना हो। तो इन चारों अवस्थाओं में संतान का सुख नहीं हुआ जातक को। इसमें न होना भी सेम है वैसा ही। अब ये देखना होगा कि पति पत्नी दोनों की कुंडली में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विशेष दोष हो।
या दोनों की ही कुंडली। एक और बात हमेशा ध्यान रखिए, पुरुष की कुंडली और स्त्री की कुंडली में एक पॉइंट सदैव देखा जाता है कि पुरुष की कुंडली में संतान, देखिए जितना मां अपने बच्चे के करीब होती है उतना करीब पिता कभी नहीं हो पाता। तो पिता की कुंडली से संतान सुख और मां की कुंडली से संतान सुख, अगर मां की कुंडली में संतान सुख अच्छा है तो पिता को वो संतान सुख कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है। लेकिन पिता की कुंडली में है, मां में कम है, तो भी बहुत परेशानी आती है। हालांकि ये शैलजा इन्होंने अपना नाम लिखा है तो संभव है कि अपने लिए पूछ रही हो या पता नहीं, परंतु यहाँ हाँ दिक्कत दिखाई पड़ती है। जितनी बातें आपने कही है अब ये देखना होगा कि संतान भाव की स्थिति कैसी है। आंचल सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है 10वें भाव में राहु 14 डिग्री, बुध 3 डिग्री के साथ युति में है, क्या मुझे कोई पूजा करवानी चाहिए? केतु 14 डिग्री चौथे भाव में, मंगल 3 डिग्री से युक्त हैं। 10वें भाव में राहु है 14 अंश पर और बुध 3 अंश पर, देखा जाए तो 11 अंश की दूरी है। देखिए जड़ योग यहां बन तो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप यहां पर इसकी शांति कराइए। हाँ, इसकी शांति होती है, आप चाहें तो करवा लें। सबसे बेहतर होगा कि ऐसी अवस्था में आप खुद से ही गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करिए। गणेश जी को बुधवार के बुधवार दूर्वा अर्पित करिए, तो इस जड़ योग से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि 10वें में बुध कारक होते हैं और राहु भी 10वें में कारक होकर के ही फल देते हैं। अच्छा कारक होने का मतलब अच्छा फल देते हैं। तो इन दोनों ग्रहों का वहाँ देखा जाए तो संबंध जरूर थोड़ी सी वाणी पर असर दिला देता है, कई बार त्वचाजन्य रोग का भी कारण बनता है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर है गणेश जी को स्वयं से दूर्वा अर्पित करिए। तन्वी शर्मा, इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में 10वें में सूर्य और कैसे हैं, तो वृद्ध हैं और चंद्रमा अस्त हैं और इन दोनों की युति है, यानी अमावस्या के करीब का जन्म या अमावस्या का ही है। अब आगे इन्होंने लिखा है कि चतुर्थ में शनि युवावस्था में है, वह लग्नेश अष्टम में, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं? देखिए सूर्य के 10वें में होने से, अगर देखा जाए तो सूर्य के 10वें में होने से, क्योंकि सूर्य यहां पर स्वगृही हैं, निसंदेह सरकारी नौकरी की बहुत हद तक संभावना तो बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कई तरह की परेशानियां हैं। पहले तो लग्नेश का जाकर के अष्टमस्थ हो जाना, नंबर 1, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है, ये संघर्ष को बढ़ावा देगा जीवन काल में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना है, लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना है, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कमजोर हैं। हाँ, सूर्य चूंकि 10वें में बैठे हैं तो ये दिन का जन्म हुआ, लगभग 11-12 बजे के आसपास का। अब 10वें का सूर्य मैंने बताया था कि अंश से कमजोर भी हो तब भी 10वें का सूर्य बढ़िया ही माना जाएगा, अच्छा है, मृत नहीं है तो अच्छा ही है। तो मैं ना तो एकदम से नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी हो ही नहीं सकती, परंतु हाँ ये जरूर कहूंगा कि आसान भी नहीं होगा, प्रयत्न बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता है। अगर संघर्ष उस लेवल पर किया जाए, यानी आला दर्जे का संघर्ष हो, तो सफलता मिल सकती है। चंद्रा सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है मेष लग्न में लग्नेश भाग्य भाव में, षडबल में बलि पर नौमांस में नीच का एवं चलित में वृश्चिक राशि में हो तो क्या बुरा फल देंगे? साथ ही क्या मूंगा पहन सकते हैं? मेष लग्न में लग्नेश भाग्य भाव में है, षडबल में बलि पर नौमांस में नीच का, चलित में वृश्चिक में, यानी पीछे भाव का फल दे रहे हैं, तो मूंगा पहन सकते हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं कि नौमांस में अगर ग्रह नीच का हुआ है तो वो नीच का ही माना जाएगा, और चाहे नीच का, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र का एक तथ्य है कि लग्नेश की बात थोड़ी अलग है, बाकी ग्रहों की अपेक्षा लग्नेश थोड़ा अलग है। वो बुरे भाव में भी बैठ करके उस भाव के बुराई को बल कभी नहीं देता, वो ऐसा कभी नहीं करता है। तो चूंकि चलित में वो अष्टम का फल दे रहे हैं, लेकिन वो खुद की राशि है, तो अष्टम का फल देने के चलते कुछ अच्छा ही है, लेकिन नौमांस में वो नीच के दिखाई पड़ रहे हैं। फलस्वरूप मूंगा तो पहनने की सलाह नहीं दूंगा मैं आपको। ये जरूर कहूंगा कि मंगल को ठीक करने के लिए और अच्छा इनका फल मिल पाए, इसके लिए एक अच्छा काम सबसे होगा कि हनुमान जी की आराधना की जाए। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाया जाए, उनका दर्शन किया जाए, उससे भी इस मंगल से अच्छा प्रभाव मिल जाएगा और यही सबसे अच्छा होगा उपाय, यही करना ठीक होगा। ये राठौर विनोद हैं, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में धनु राशि में शनि है और उसे गुरु सप्तम दृष्टि से 10वें भाव में बैठकर देख रहे हैं, तो शनिदेव अपनी दशा में कैसा फल देंगे? कन्या लग्न की कुंडली में
चतुर्थ भाव में धनु राशि में शनिदेव हैं और गुरु सप्तम दृष्टि से यानी दसम भाव में देव गुरु बैठे हैं, शनिदेव को देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ रही है और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ने के कारण शनि चूंकि इस लग्न के कारक ग्रहों में से एक हैं और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण शनि की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी ही होगी। हाँ, अब ये मत समझ लीजिएगा कि शनि की दशा अच्छी होगी इसका मतलब शनि जन्य वो पीड़ाएं नहीं होंगी, जैसे हर चीज़ विलंबित हो जाना, कहीं ना कहीं घर से दूर करा देना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, वो लागू रहेंगी। लेकिन फिर भी इस दशा को अच्छा कहा जाएगा। देखिए, अच्छा और खराब का ये जो भेद है ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्तर पर है। कुछ चीज़ें एक उसी सामान्यतः किसी व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, मान लिया जाए किसी को अपने स्वदेश में नहीं रहना, विदेश में जाना, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं जाना चाहता है, अपने स्वदेश में रहना चाहता है, उसको हटना पड़े तो उसके लिए खराब हो जाएगा। ये निर्भर करता है आपकी अपनी चाहत पर। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की दशा अच्छी होगी। रिंकल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि लड़की की कुंडली मेष लग्न की और छठे भाव में मंगल और शनि, सातवें भाव में गुरु और द्वादश भाव में शुक्र, क्या चरित्र कमजोर होगा? देखिए, लड़की की हो या लड़के की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शुक्र मंगल का इस तरह का संबंध ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये कहीं ना कहीं चारित्रिक कमजोरी को प्रदर्शित तो करता है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी लग्न पर है। किसी के भी चरित्र का जो विवरण है या विश्लेषण है, केवल कुछ इन्हीं पॉइंटों पर हम नहीं कह सकते और कर सकते। ये मैं हमेशा कहा करता हूं कि ग्रह का अपना प्रभाव है। 100% इस संबंध के कारण चारित्रिक दुर्गुणता तो आएगी, लेकिन ये कभी नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा जातक चरित्रहीन ही होगा, क्योंकि किसी के चरित्र के निर्माण में ग्रहों के साथ साथ उसके माता पिता का स्वभाव, उसके परवरिश का जो वातावरण है उसका भी बड़ा, और साथ ही साथ संगति, इसका अपना बड़ा असर होता है। निसंदेह इस योग के कारण चारित्रिक दुर्गुणता तो आएगी, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके मन में दुर्भावना न हो? तो मन की बात अलग है, लेकिन उसे सामान्यतया देखा जाए तो उस तरह का जीवन जीना ये तो अलग बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने सिर्फ इतना पूछा कि क्या कारण हो सकता है, तो हाँ, ये कारण हो सकता है। प्रवीण सक्सेना जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि यदि कोई ग्रह युति बनाकर बैठा हो, जैसे गजकेसरी योग में लग्न में गुरु चंद्र बैठे हों, किंतु चलित में चंद्रमा द्वितीय भाव में चले जाएं, तब भी क्या गजकेसरी योग का प्रभाव माना जाएगा? अगर आप जन्मांक में इस योग की गणना करना चाहते हैं तो मैं 100% कहूंगा कि हाँ जी, ये योग है। फिर सुना रहा हूं और समझा रहा हूं कि अगर आप जन्मांक में मुझसे इस योग की गणना कराएंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि ये योग है, परंतु जब बात इसके अंदरूनी फल की आएगी तब जवाब निकल करके आएगा, नहीं जी, इसका प्रभाव बेहद नगण्य है। कितना नगण्य? अब जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। ये 2 या 3 अवस्थाओं में हो रहा होगा। या तो चंद्रमा राशि परिवर्तन की बिल्कुल करीबी स्थिति में है, कई बार भाव साधन में अंश बल से बली होने के बावजूद ग्रह पीछे वाले भाव का फल देता दिखाई पड़ जाता है। अब यही देखना होगा कि चंद्रमा क्या अंश बल से कमजोर होकर के गुरु के करीब पहुंचे दिखाई पड़ रहे हैं। अंश बल से कमजोर कब होता है? जब वो इस भाव में रहते हुए अगली भाव की ओर जा रहा होता है। परिवर्तन के समय में वो दिखाई पड़ता है, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था की स्थिति जो होती है। यहां मैं आपको बता दूं कि ये योग गणना में तो आएगा, लेकिन हाँ, इसका जो प्रभाव होगा, इस योग का जो परिणाम होगा, वो बेहद नगण्य अथवा बेहद कमजोर होगा। आप ऐसे समझें तो गजकेसरी जैसे महान राजयोग, जिस योग के प्रभाव को अकेले सभी राजयोगों में महान कहा जाएगा, वहां मैं कह सकता हूं मामूली 10%। नीतू चौधरी का प्रश्न है, मीन लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तम में हो और चंद्रमा नवम में और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तम में और चंद्रमा नवम में, उन पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई दृष्टि न हो तो प्रभाव की बात तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ पड़ेगा। नवम के चंद्रमा ठीक ही होते हैं, भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। बस ये देखनी होगी किस राशि में बैठे हैं। वैसे तो मीन लग्न आपने बताया है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो अपना जितना भी प्रभाव वो दे सकते हैं वो अच्छा देंगे। लेकिन अगर हम बात सूर्य की करें तो सूर्य जो सप्तम में बैठे हैं, ये जरूर थोड़ी सी परेशानी, दाम्पत्य में कलह का वातावरण, विच्छेद नहीं,
सूर्य अकेले यहां बैठकर विच्छेद नहीं करेंगे, हां आग लगाए रखेंगे। इस सप्तम भाव में कलह हमेशा होता रहेगा, लेकिन विच्छेद नहीं होगा। अब इसी सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, जैसा कि आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तब जाकर के विच्छेद की स्थिति बन जाएगी। किसी भी भाव से पृथकता में अकेले कोई एक ग्रह सामर्थ्यवान नहीं होता कि वो उस भाव से संबंधित रिश्ते से विच्छेद करा दे। अब अलग बात है कि वो ग्रह इतनी मजबूत स्थिति में हो और वो संबंध भी कुछ ऐसा हो जो टूट सकता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि संबंध के टूटने में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं उस संबंध में कुछ कमियां थीं, कमजोरियां थीं, मतभेद होते रहते थे, तब वहां ग्रह भी कारण बन जाता है, फिर टूट जाता है। लेकिन हाँ, यहां पर सूर्य की स्थिति से मैं केवल दाम्पत्य टूटने की बात तो नहीं कहूंगा, कलह आग लगा रहेगा, मतभेद होता रहेगा। श्री लक्ष्मी खंडेलवाल ये पूछते हैं कि तुला लग्न में, गुरु लग्न में मंगल और राहु पंचम में, शनि सप्तम में नीच के वक्री राहु की महादशा कैसी रहेगी। तुला लग्न में, गुरु लग्न में है, मंगल और राहु पंचम में, शनि सप्तम में नीच के और वक्री भी, राहु की महादशा कैसी रहेगी। अब देखा जाए तो तुला लग्न की कुंडली में आपने कहा है कि राहु पंचम में बैठे हैं, तो तुला लग्न में पंचम में शनिदेव की राशि होती है और आप कह रहे हैं कि शनिदेव की राशि में बैठे हैं राहु, और राहु शनिदेव स्वयं जाकर के सप्तम में बैठे हैं जहां की मेष राशि होती है। अब मेष राशि में वो नीच के होते हैं, परंतु आपका ये कहना है कि वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वक्र अवस्था में नीच के शनि उच्च के समान फल तो देने लगेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि राहु कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाले बनेंगे और संभव है कि ऐसी अवस्था में संतान पक्ष से संबंधित परेशानी, संतान के कारण परेशानी या संतान के को लेकर के परेशानी, कई तरह की यहाँ पर प्रेम का विचार होता है, पेट का विचार होता है, पेट से संबंधित परेशानी की भी ये सूचना यहाँ पर देंगे, पेट में एक आध ऑपरेशन की भी संभावना हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये परेशानी की स्थिति को तो दर्शा रहे हैं, लेकिन हाँ, चूंकि शनि नीच राशि में वक्री हुए हैं, उच्च के समान फल देंगे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रभाव उतना बुरा तो नहीं आना चाहिए, पर फिर भी सावधानी रखनी होगी। अब ये प्रश्न है रचना शुक्ला जी का, ये पूछ रही है कि सिंह लग्न और नवमांश में एकादश में सूर्य, नवमांश में एकादश में सूर्य मृत, अब इन्होंने सब एक ही में जोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत जन्मांक की चर्चा कर रही हैं, राहु और मंगल के साथ, और चलित में सूर्य द्वादश भाव में बुध के साथ, तो क्या सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। ये इन्होंने सब एक ही में जोड़ दिया है, बीच में कौमा विराम इत्यादि कुछ नहीं। मैं आप सभी दर्शकों से यहाँ एक बीच में ही रोक करके बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहा करता हूं, पहले तो एक प्रयास यही करिए कि अगर आपको सवाल अपने मुझ तक पहुंचाने हैं तो अपने प्रश्नों को हिंदी में लिखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि पहले तो आप अंग्रेजी में उसको जिस तरह भी लिख के भेज देंगे, अब इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, तो जो सवाल का चयन करते हैं वो भी अपनी सुविधा देखते हैं कि कौन सा सवाल लूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी मेरे तक पहुँचाने में, तो फिर वो उन्हीं सवालों को लेते हैं जो आसानी से मुझ तक पहुँच जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे दर्शकों के नाम कई बार आ जाते हैं जिनका सवाल मैं कई बार पढ़ चुका हूं, तो वो जान गए हैं इस चीज़ को कि आसानी से मेरे सवाल पहुंच जा रहे हैं। तो आप सबसे पहला काम करिए, अपने सवाल हिंदी में लिखिए। दूसरा, सवाल में इस बात का ख्याल रखिए कि कौमा विराम भी कहीं हो उसके मतलब ताकि मेरे समझ में आ जाए। तो कौमा विराम न होने से मैं समझ नहीं पाता हूं कि सवाल कहना क्या चाहता है। जब इसी कुंडली में अगर इसी प्रश्न को लीजिए तो रचना शुक्ला जी ने पूछा है सिंह लग्न और नवमांश में एकादश में सूर्य राहु मृत, तो ये बात समझ नहीं आ रही कि नवमांश में कैसे इन्होंने स्थिति देखी है, तो जन्मांक में ही कहना चाहती हैं, और मंगल के साथ और चलित में सूर्य द्वादश भाव में बुध के साथ, तो क्या अब इसी नवमांश को इन्होंने अलग कर दिया होता, सारी बातों को एक लाइन में लिख करके और तब नवमांश को रखा होता तो ज़्यादा आसानी से मैं इस बात को समझ सकता था, कन्फ्यूजन ही कहीं खड़ी नहीं होती। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सूर्य अगर 12वें का फल चलित में दे रहे हैं तो आपको यहाँ इनके रत्न की जगह बल्कि एक बार विचार करके मंगल के रत्न के बारे में विचार करना चाहिए। मंगल का रत्न धारण करना कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। सिंह लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं, तो मंगल के रत्न पर आप एक बार विचार अवश्य करिए। मुकेश मेहरोत्रा जी का प्रश्न है, लग्न में शनि, कुंभ राशि में, चतुर्थ में राहु, पंचम में गुरु और षष्ठ में सूर्य और बुध, सप्तम में शुक्र, अष्टम में मंगल, दसम में केतु, एकादश में चंद्रमा, मैं 57वें वर्ष में हूं, आगे का जीवन कैसा होगा। तो ठीक है, शनि कुंभ राशि में चतुर्थ में है, लग्न में शनि और कुंभ राशि में
चतुर्थ में राहु, नहीं, शनि, ऐसा मुझे लगता है कि अब ये भी देखिए सवाल, लग्न में शनि कुंभ राशि में, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ कि कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ में ही शनि है, तो शश महापुरुष योग है। जीवन काल को अभी तक आपने देख ही लिया है कि थोड़ी गति धीमी है, लेकिन ये आध्यात्मिक लग्न है और आध्यात्मिक लग्न होने के कारण देखा जाए तो राहु पंचम में बैठे हैं और गुरु षष्ठ में, चतुर्थ में राहु, पंचम में गुरु हैं, तो लग्नगत शनि पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, गुरु के धर्म भाव पर दृष्टि का पड़ना, यह अत्यंत श्रेष्ठ हो माना जाएगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन का ये बहुत ही आगे का अच्छा समय माना जाएगा। अब ये अलग बात है कि दशा किस ग्रह की चल रही है, परंतु ये जरूर कहा जाएगा कि नहीं, इस तरह की स्थिति में भी आगे का जीवन ठीक है। नागेश वाघ मोड़े, इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में शनि, मंगल द्वितीय भाव में, गुरु चतुर्थ भाव में, सप्तम में सूर्य, षष्ठ में राहु, 10वां भाव खाली है, कार्य क्षेत्र में बाधाएं हैं, गुरु की महादशा कैसी होगी जो दिसंबर में शुरू होने वाली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में ही शनिदेव हैं, मंगल द्वितीय भाव में, गुरु चतुर्थ में, सप्तम में सूर्य। सबसे पहले तो बता दूं कि चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न में यानी कुंभ राशि में, कुंभ में मैंने बताया था कि गुरु उच्च के समान फल देने लगते हैं। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है, सो देव गुरु बृहस्पति यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं। और आपको सबसे पहले तो ये तय करा दूं कि देव गुरु की दशा निसंदेह बहुत अच्छी होगी। गुरु की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, फलस्वरूप चूंकि लग्न में ही शनिदेव हैं, तो लग्नगत शनिदेव ने जीवन में हर क्षेत्र में, हर जगह पर आपको संघर्ष देना है, वो दे रहे हैं। लेकिन गुरु की दशा जैसे ही शुरू होगी वो आपके लिए काफ़ी अच्छी दशा होगी और गुरु की दशा में बहुत हद तक आपके काम बनेंगे और जो भी परेशानियां, समस्याएं जो जिससे आप जीवन काल में जूझ रहे हैं, उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। अर्चिल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न में शनि की ढैया चल रही है और शनि 5वें भाव में बकरी है, तो क्या परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग भी नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि पंचम शनि है तो आप फैमिली प्लानिंग नहीं करिए, बिल्कुल करिए, विचार करके करिए, शनिदेव की स्थिति को देख लीजिए, दाम्पत्य जीवन की स्थिति को भी देख लीजिए, कहीं बहुत कलह और परेशानी तो नहीं चल रही, सब कुछ शांतिमय है, सब कुछ ठीक है, तो बिल्कुल विचार करिए। अब चूंकि ये तो 2.5 साल का समय रहेगा, तो मैं तो एकदम नहीं कहूँगा कि नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल के बैठा जाए। भाई प्रयास इंसान का जीवन है और हर दिन चलना ही है, कुछ ना कुछ, कभी बारिश है तो कभी गर्मी तो कभी ठंड, मौसम तो बदलते रहने हैं, वो तो चलते रहेगा। बस आगे बढ़े, मौसम का मतलब समझा ना मैंने, ग्रहों की बात मैंने की है, वो तो बदलते ही रहेंगे हर दिन, तो काम करना ही है जीवन में, करिए। संगीता शर्मा जी ने पूछा है कि सूर्य लग्न में एकादश में, सूर्य लग्न में एकादश में, अच्छा नहीं, यहां पर सूर्य लग्न में एकादश में स्वराशिका और नवमांश में राशिका और नवमांश में एकादश में ही हो, मगर शुक्र की राशि आ जाए तो सूर्य कैसा फल करेगा, उच्च का या नीच का? देखिए बातें तो समझ में बहुत कम आई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सूर्य लग्न कहा है, अर्थात ये भी देखा जाए तो सूर्य लग्न में एकादश में स्वराशिका और नवमांश में, अच्छा तो तुला लग्न की ये कुंडली होगी, तुला लग्न की कुंडली में सूर्य एकादश में स्वराशि के होते हैं और इनका कहना है कि नवमांश में सूर्य वहीं पर स्वराशि के हैं, परंतु सूर्य वहीं पर बैठे हैं एकादश में ही, परंतु राशि तुला है, तो कैसा फल देंगे, उच्च का या नीच का? बिल्कुल यहाँ पर जो फल है वो नीच का ही प्राप्त होगा, क्योंकि नवमांश में नीच के हैं। अब देखिए, इस तरह से सवाल जब आप लोग लिखते हैं तो समझना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति ज्योतिष नहीं है, लेकिन हिंदी तो लिखने का प्रयत्न कर ही सकते हैं, ताकि मैं इस बात को समझ सकूं कि आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं, आपका मंतव्य क्या है, वो तो मैं समझ सकूं। ललित कांता सोनी, इन्होंने पूछा है कि अगर तुला लग्न में शनि अपने घर में पंचम भाव में ही हो तो कौन से इष्ट की आराधना करें? बस हनुमान जी की आराधना करिए, सबसे बढ़िया है, आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाएगा। शनिदेव यहां पर बैठे हैं, हनुमान जी की आराधना करिए। संदेश जी हैं, इन्होंने पूछा है जब नवमेश सूर्य हो, नवम भाव के स्वामी भाग्य भाव में, और शनि राहु की युति हो, साथ में गुरुदेव हो, तो क्या परिणाम होगा? नवम भाव में पापक ग्रह भी कोई बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। अब हमेशा ये ध्यान रखिए कि युति का अपना प्रभाव होगा। शनि राहु की वहां पर युति है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां, जैसे अब पिता के स्वास्थ्य में ही परेशानी हो जा सकती है, लेकिन देवगुरु का वहां पर होना इस बात की सूचना है कि ऐसा तय है कि जातक को भाग्य का साथ मिलेगा,
जातक को भाग्य का फल मिलेगा और जातक को जीवन काल में भाग्य के सहारे, भाग्य के कारण ही उनके सभी काम बनने वाले हैं। तो निस्संदेह शनि राहु की युति का जो दुष्प्रभाव, चाहे गुरु चांडाल योग का जो दुष्प्रभाव, वो भी जीवन काल में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी भाग्य भाव में गुरु हैं, तो ऐसे बहुत से बड़े लोगों को हमने देखा है जो बदनाम भी होते हैं, लेकिन उनके पास धन भी खूब होता है, बहुत सुखद जीवन वो जीते हैं। तो यहाँ सब कुछ होगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत परेशानी, जैसे बदनामी या अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट न मिलना इत्यादि परेशानियां भी जीवन काल में होंगी। लेकिन पाप प्रग्रह नवम भाव में जातक के जीवन काल में धीमे धीमे उसकी गति को बढ़ाते हैं और भाग्योदय उसका होता है, जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ था ज्योतिष जिज्ञासा के इस कार्यक्रम में। अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो मैं फिर से एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने प्रश्न हिंदी में लिखें, साफ लिखें, और हिंदी अगर थोड़ा सा लिखना आप जानते हैं तो कहाँ कॉमा और कहाँ विराम देना है, ताकि बात आपकी समझ में आ जाए आप कहना क्या चाहते हैं। तो वैसे लिखते तो ज़्यादा आसान होता मेरे लिए। तो आप जरूर ऐसा प्रयत्न करके मेरे लिए लिखिए, ताकि मैं आपके सवाल का सही सही आपको जवाब दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।